हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका हमारा टाइटल है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो आज मैं उसी के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेके आई हूँ। एंड सबसे पहले हम 25 MCQs हैं टोटल, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद आंसर्स के साथ। एंड लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे जो कि थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड 3 या 4 क्वेश्चन आंसर हैं जो कि 8 मार्क्स वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम में 101% पूछे भी जा सकते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो वही है ये। एंड ज़्यादातर 8 नंबर वाले इसलिए लिए क्योंकि क्या होता है ना, 8 नंबर में अगर आप पढ़ते हैं तो अगर वो कम मार्क्स में भी आ जाता है तो आप वो उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इसका मैं आपको बता दूं कि इसका जो ये वाला चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और 2 पार्ट में हमारा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो लास्ट है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप जाके देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने देख रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जिन लोगों को देखने हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा रोम साम्राज्य यानी कि रोमन साम्राज्य। रोम साम्राज्य के लिए या फिर रोमन तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो फिर रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि जो रोमन साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है वो कौन कौन से स्रोतों से मिलती है, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य सामग्री, सेकेंड है परलेख या फिर दस्तावेज जिसको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, थर्ड है भौतिक अवशेष और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि पाठ्य सामग्री और डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और भौतिक अवशेष, इन तीनों से ही हमें रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये तीनों ही इस रोमन साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत में आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संगठन, सेकंड है अभिजात वर्ग, थर्ड है हमारा मध्यम वर्ग और डी वाला ऑप्शन है हमारा निम्नतर वर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि अभिजात वर्ग जो थे। अभिजात वर्ग में कौन कौन से आते थे? अभिजात वर्ग का मतलब होता क्या है? बेसिकली अभिजात वर्ग हम कहते हैं अमीर वर्ग को, जो कि उच्च जाति के होते हैं, उच्च वर्ग होता है और ये जो है बहुत ज़्यादा अमीर वर्ग कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर रोमन साम्राज्य के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें प्रमुख खिलाड़ी जो थे वो अमीर लोग ही थे। तो फिर जो अमीर लोग थे उनको हम कहते थे अभिजात वर्ग, और जिसमें कि सेनेट भी आ जाते थे और नाइट भी उसमें ही आते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया था। तो रोमन सरकार यानी कि रोमन साम्राज्य की जो सरकार थी उसने चांदी की मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब होता है पैसे। तो जो चांदी के सिक्के चलते थे तो वो क्यों बंद कर दिए थे रोमन सरकार ने? तो क्या रीज़न था, हमें वो रीज़न देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा चांदी कम हो गई थी इस कारण की वजह से, या फिर मुद्रा अधिक बढ़ गई थी इस कारण की वजह से, या फिर सी और डी में है सोना अधिक था ये रीज़न था, या फिर सरकार के पास मुद्रा कम थी। तो क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी, सरकार के पास मुद्रा कम हो गई थी। मतलब शुरू से जो रोमन साम्राज्य में चांदी की मुद्रा चलती थी तो वो अचानक से स्पेन की फैक्ट्रियां थी जो मुद्रा बनाती थी चांदी की, तो स्पेन की फैक्ट्रियों ने ही चांदी की मुद्रा बनाना बंद कर दी थी। अब जब फैक्ट्रियां ही मुद्रा नहीं बना रही, पैसा ही नहीं बना रही फैक्ट्रियां, तो सरकार के पास भी पैसा नहीं आ रहा था। तो यही कारण था कि फैक्ट्रियां वो नहीं बना रही थी, स्पेन की चांदी की मुद्रा नहीं बना रही थी, और तो सरकार के पास ही मुद्रा नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से जो है सरकार कौन सी मुद्रा का चलन हो गया? सोने की मुद्रा की स्टार्टिंग हो गई, तो चांदी की मुद्रा बंद हो गई थी। तो इसका यही रीज़न था कि सरकार के पास जो है मुद्रा की कमी हो गई थी क्योंकि वहीं से फैक्ट्रियों से ही मुद्रा नहीं बन रही थी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है सरकार के पास मुद्रा कम थी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रोम में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आपको ये बताना है कि जो रोमन साम्राज्य है उसमें शहरी जीवन की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें आपको बताना है। फर्स्ट है सार्वजनिक स्नान गृह, सेकंड है अकाल में भी बेहतर सुविधाएं, थर्ड है मनोरंजन के साधन और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जो रोमन साम्राज्य की विशेषताएं थी शहरी जीवन की, तो शहरी जीवन की तीनों ही विशेषताएं थी, ए, बी और सी। तो इसका जो
करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, इसका सारे जो है वो सही आंसर है। और ये तीनों ही विशेषताएं जो थी वो शहरी जीवन की विशेषताएं थी जो कि रोमन साम्राज्य में होती थी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, रोमन के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता था। तो जो रोमन साम्राज्य के सम्राट थे, सम्राट किसे कहते हैं, राजा को। राजा का क्या नाम था, रोमन साम्राज्य के राजा थे, उनका नाम था ऑगस्टस। तो ऑगस्टन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो करेक्ट है वो सा होगा, ना की जगह सा आएगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा, ऑगस्टस नाम था उनका। तो जो रोमन साम्राज्य के सम्राट थे, यानी कि जो रोमन साम्राज्य के राजा थे जिनका नाम था ऑगस्टस, उनका जो शासन काल था वो किस बात के लिए प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा किस बात के लिए जाना जाता था। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा इसका चैप्टर अच्छे से, एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो ए हमारा है राज्य में शांति और आंतरिक संघर्ष तथा सैनिक विजय के कारण, मतलब बेसिकली इतना लंबा वर्ड लिखा हुआ है। अब ये राज्य में जो शांति है वो स्थापित करने की वजह से उनका जो है शासनकाल जाना जाता था। या फिर सेकंड है हमारा सम्राट के कारण, जो वो राजा थे इसलिए उनका जाना जाता था। थर्ड है व्यवसाय के कारण, उनका व्यवसाय अच्छा होगा इस वजह से। या फिर फोर्थ हमारा है अभिजात वर्ग की सरकार के कारण। अभिजात वर्ग मतलब जो अमीर और उच्च वर्ग हुआ करता था, तो अमीर थे वो, अमीर सरकार थी, अब उच्च वर्ग की सरकार थी उसके कारण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, मतलब कि राज्य में शांति। और बेसिकली आप यही जानिए कि राज्य में शांति के लिए उनका जो सम्राट थे ऑगस्टस, उनका शासनकाल इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और इसी बात के लिए जाना जाता था कि जो ऑगस्टस है उन्होंने राज्य में बहुत ज़्यादा शांति जो है उसको स्थापित कर दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में तथा मध्य पूर्व तक के कौन से 2 सशक्त राज्य थे। तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर, अब ये बात हो रही है ईसा मसीह के जन्म से लेकर जो कि क्रिश्चियन के गॉड हुआ करते थे। ईसा मसीह कौन थे, क्रिश्चियंस के जो गॉड थे। ठीक है, तो उनके जन्म से लेकर उनके वहाँ स्टार्टिंग से बात हो रही है कि उनके जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के कौन से 2 सशक्त राज्य थे, तो वो बताने हैं। तो ए है हमारा रोम तथा ईरान, बी है ईरान तथा इराक, सी है हमारा रोम तथा यूनान और डी है यूनान तथा ईरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मैंने देखो आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 साम्राज्य थे जो कि बहुत ज़्यादा, एक रोमन साम्राज्य जो कि 3 महाद्वीप में, वो तो बहुत ज़्यादा विशाल है ही, और जो रोमन साम्राज्य के साथ एक और साम्राज्य था जो था ईरान का साम्राज्य। ठीक है, तो जो ईरान का साम्राज्य था वो भी रोमन साम्राज्य के एकदम टक्कर में था, यानी कि ये दोनों ही साम्राज्य बहुत ज़्यादा विशाल थे। लेकिन अगर बात करें थोड़ा ज़्यादा ऊंचा, मतलब बेस्ट कौन था, तो बेस्ट जो था वो रोमन साम्राज्य ही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही विशाल था। लेकिन अगर इसकी कोई टक्कर में था तो वो था ईरान का साम्राज्य, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी का हमारा रोम तथा ईरान है, रोम का साम्राज्य और ईरान का साम्राज्य। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें है रोम साम्राज्य, जो रोम साम्राज्य था उसमें क्या शामिल थे वो बताने, यानी कि रोमन साम्राज्य में क्या क्या चीज़ें वो थी शामिल थी उसको बताना है। आधुनिक यूरोप, फर्स्ट ऑप्शन में आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग शामिल था, पश्चिमी एशिया शामिल था, या फिर उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग शामिल था। तो क्या क्या चीज़ इसमें शामिल थे वो आपको बताना है। और फोर्थ ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में, ये तो चैप्टर का स्टार्टिंग ही है कि जो रोमन साम्राज्य था, जो 3 महाद्वीपों में 3 कॉन्टिनेंट जो थे वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं जिसमें रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये तीनों ही कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप में भी और पश्चिमी एशिया में भी और उत्तरी अफ्रीका का बहुत ज़्यादा बड़ा भाग जिसमें रोमन साम्राज्य स्थित था, प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट है, क्योंकि आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग जो है उसमें भी रोमन साम्राज्य था, पश्चिमी एशिया में भी रोमन साम्राज्य आता था और उत्तरी अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है उसमें भी रोमन साम्राज्य शामिल था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था। तो आपको बताना है कि जो रोमन साम्राज्य उसकी जो दक्षिण की सीमा थी, हम कह सकते हैं बॉर्डर, दक्षिण का जो बॉर्डर था, सीमा थी, उस पर क्या स्थित था। तो आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4,
ग्रेट बैरियर रीफ, सेकंड है सहारा रेगिस्तान, सी है सिम्पसन रेगिस्तान और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी हमारा सहारा रेगिस्तान। और ये शायद काफ़ी बच्चों को पता भी ना हो क्योंकि ऐसा कोई जिक्र आया भी नहीं है ज़्यादा चैप्टर में। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ रखा है तो उसको पता होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी है सहारा। जो रेगिस्तान था, रेगिस्तान जिसका नाम सहारा है, वो कहाँ था? रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर वो स्थित था। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? तो रोमन साम्राज्य की जो प्रशासनिक यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलन था जिसका, उसकी बात हो रही है। तो हमारे 4 ऑप्शन है, लातिनी भाषा, यूनानी भाषा या फिर तुर्की भाषा या फिर डी ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, यानी कि लातिनी और यूनानी भाषा वहाँ की प्रशासनिक भाषा थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर। इसका लातिनी और यूनानी भाषा वहाँ की प्रसिद्ध भाषा थी जिसका बहुत ज़्यादा चलन था। ज़्यादातर लोग लातिनी और यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? एक सेना का भी जिक्र हुआ है इस चैप्टर में, जो कि जिससे बस ज़्यादा क्वेश्चन तो आते ही नहीं, अगर आ गया तो MCQ ही आएगा या फिर वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं 1 मार्क्स वाले। तो जो बलात भर्ती वाली सेना थी वो कौन से स्टेट की थी, किस राज्य की थी, वो आपको बताना है। तो चीन की थी वो, सेकंड ऑप्शन है मारी राज्य की थी, थर्ड है रोम की थी या फिर डी है फारस की थी। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा डी, यानी कि फारस की जो सेना थी वो बलात भर्ती वाली सेना थी। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? तो आपको उसका गृह युद्ध होने का उद्देश्य बताना है। उद्देश्य का मतलब होता है मोटिव क्या था, किस वजह से गृह युद्ध हुआ था, उसका आपको रीज़न बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शत्रु को नीचे दिखाना इसका मकसद था, या फिर अपनी वीरता का प्रदर्शन करना था इसका मकसद, और या फिर सी है हमारा सत्ता को हथियाना था। सत्ता क्या होती है? पावर, पावर को हथियाना इसका मकसद था, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये फिर या डी मतलब है इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जो गृह युद्ध था उसका मोटिव यही था, सत्ता हथियाना, यानी कि जो पावर है उसको हासिल करना, सत्ता को हथियाना, उसका गृह युद्ध का मेन उद्देश्य था, यही मकसद था गृह युद्ध होने का। आई होप आपको समझ आया हो सारे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12, रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किसके लिए जाना जाता था? अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा सिंपल वे में दे रखा है। अब इस यही सेम क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग में भी आया था, जो कि थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा था। ठीक है, तो जो रोम के जो सम्राट थे ऑगस्टस, उनका शासनकाल किसके लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है हमारा शांति के लिए, बी है युद्धों के लिए, सी है गृह युद्ध के लिए और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि सब गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का वो है शांति के लिए। अब देखो ये वाला जो है ये 2 बार रिपीट हो गया, बट दोनों में अलग अलग वे में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो शांति के लिए जो रोमन साम्राज्य के जो राजा थे, सम्राट थे, जिनका नाम था ऑगस्टस, उनका जो शासन काल था वो शांति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, शांति के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है, दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? मतलब कि एक चांदी का सिक्का है जो कि बहुत ज़्यादा शुद्ध चांदी का है, जिसका नाम है दिनारियस। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो शुद्ध चांदी का सिक्का है जिसका नाम दिनारियस है, उसमें कितनी चांदी है, कितने ग्राम चांदी का है वो, तो आपको वो बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7.5 ग्राम है, 4.5 ग्राम है, 5.7 ग्राम चांदी थी या फिर 8.4 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 4.5 ग्राम उसमें चांदी हुआ करती थी और वो शुद्ध चांदी का सिक्का था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है, रोमन साम्राज्य का घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इटली का जो कैंपेनिया था वो बहुत ज़्यादा रोमन साम्राज्य का घनी आबादी वाला था, या फिर सेकंड ऑप्शन है इटली में जो सिसिली है वो था घनी आबादी वाला, और सी है इसमें मिस्र में फैयूम, जो मिस्र नहीं है, ये मिस्र बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा मिस्र का जो फैयूम और गैलीली है वो बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि मिस्र जो जगह थी उसका जो फैयूम और गैलीली जगह है वो बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाली जगह थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है करेक्ट सी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है दास प्रजनन का हमें मुख्य उद्देश्य बताना है, यानी कि मेन मोटिव बताना है दास प्रजनन का।
तो ये इसको मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन भी किया था किसमें, अपने पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा मेरा तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसको आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो दास प्रजनन, सबसे पहली बात तो यही है कि दास क्या होते हैं। दास कहते हैं हम जो नौकर होते हैं, यानी कि दास उनको कहा जाता है जो गुलाम हुआ करते थे। रोमन साम्राज्य के जो भी गुलाम थे उनको दास कहा जाता था। और तो यहाँ पर पूरा क्या लिखा है, दास प्रजनन। दास प्रजनन एक चीज़ थी, तो आपको उसका उद्देश्य बताना है, उसका मोटिव बताना है, क्या मकसद था दास प्रजनन का। तो ए ऑप्शन में है दासों की दिशा को सुधारना था, या फिर बी में है अधिक से अधिक दास प्राप्त करना था। अब सी है हमारा दास प्रथा का उन्मूलन करना था, और डी है उपरोक्त सभी थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि अधिक से अधिक दास प्राप्त करना इसका जो था मेन मोटिव था, मकसद था दास प्रजनन का। अब मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ, दास प्रजनन में यही होता था कि जो दास हुआ करते थे, यानी कि जो गुलाम हुआ करते थे, उनको सम्राट ने, यानी कि जो भी राजा थे उन्होंने क्या कह दिया था दासों को कि दासों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, दास बहुत ज़्यादा कम थे। तो फिर उन्होंने क्या कह दिया था, जो भी दास थे कि वो जो है, जैसे कि जो भी स्त्री थे पुरुष थे, तो उनको यही कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक दास पैदा करो, ताकि जो आपके जो संतान हो वो भी बड़े होकर दास बन सके, यानी कि जो दास होंगे उनके जो बच्चे होंगे वो भी तो दास ही बनेंगे। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम आ सके उनके पास, इसलिए उन्होंने ये वाली चीज़ निकाली थी दास प्रजनन, जिसका नाम था। तो इसका उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। तो करेक्ट आंसर है बी। अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। रोम में कौन सा श्रम अधिक महंगा था। तो कौन सा श्रम था जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। श्रम मतलब क्या होता है, श्रम मतलब होता है मजदूर। तो फिर कौन से मजदूर थे जो बहुत ज़्यादा महंगे थे, ये भी मैंने आपको बताया था पार्ट बी में। तो हमारा ऑप्शन है दास जो श्रम थे, यानी कि जो वाले श्रम होते हैं, दास श्रम मतलब दास का मतलब क्या होता है, गुलाम। जो गुलाम वाले श्रम होते हैं वो थे सबसे ज़्यादा महंगे। या फिर बी ऑप्शन है वेतन भोगी जो श्रम थे, यानी कि जिनको वेतन भोगी श्रम, यानी कि जो वेतन भोगी मजदूर थे जिनको पैसे देने पड़ते थे वो महंगे थे। या फिर सौ श्रम थे, या फिर महिला जो श्रम हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा महंगी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि दास श्रम जो थे, गुलाम जो मजदूर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा उनको महंगे पड़ते थे, इसलिए दास श्रम की जगह जो है वो दास श्रम को भेजने लगे और वेतन भोगी मजदूरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग में इनको लेने लगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें है रोम के जो लोग थे, रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा ढंग अपनाते थे। तो उसको आपको बताना है कि कौन सा ढंग था जो रोम के लोग श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए अपनाते थे। श्रमिकों मतलब जो रोम के लोग थे, रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, वो मजदूरों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए कौन सा ढंग अपनाते थे। तो ए है उन्हें दागा जाता था मजदूरों को, बी है उन्हें जंजीरों में रखा जाता था, और सी है उनके साथ ऋण संविदा के रूप में करार किया जाता था, और डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें जो श्रमिक थे उनके साथ अपनाई जाती थी मजदूरों से, ये सारी मतलब उनको जो है दागा भी जाता था, उनको जंजीरों में रखा भी जाता था, ताकि वो दागा मतलब उन पे नज़र रखी जाती थी। दागने का मतलब यही है कि उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती वाली नज़र रखी जाती थी, क्योंकि कोई मजदूर काम चोरी तो नहीं कर रहा, और उनको जंजीरों में भी रखा जाता था, पैरों में जंजीर डाल दी जाती थी क्योंकि कोई भागे ना मजदूर, और सी उनके साथ ऋण संविदा के रूप में भी करार किया जाता। तो ये सारी चीज़ें इसकी में होती थी, श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए करी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है रोमन सेनेट रो तथा नाइट वर्ग में असमानता दर्शाने वाला बिंदु कौन सा है। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन देखना है। रोमन साम्राज्य के जो सेनेट थे, सेनेट कौन थे, जो बहुत ज़्यादा अभिजात वर्ग में आते थे, बहुत ताकतवर वर्ग हुआ करता था, ठीक है, उच्च वर्ग, ठीक है, तो वो हमारे सेनेट थे। तो जो रोमन साम्राज्य के सेनेट थे और नाइट थे, उनमें असमानता दर्शाने वाला बिंदु कौन सा था। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो ए में हमारा कई नाइट जहाज़ों के स्वामी थे, बी में है कई नाइट व्यापारी थे, तो सी है कई नाइट साहूकार थे, और डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। रोमन साम्राज्य के जो सेनेट थे और नाइट वर्ग थे,
नाइट वर्ग में यही हुआ करता था कि नाइट वर्ग जो थे वो जहाज़ों के स्वामी भी थे, नाइट व्यापारी भी हुआ करते थे, और नाइट जो थे वो साहूकार भी थे। और नाइट किसको कहा जाता है? जो कि घुड़सवार होते थे, और अभिजात वर्ग में ये भी आते थे, यानी कि उच्च वर्ग के हुआ करते थे नाइट भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, उपरोक्त सभी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें हमें बोला गया है रोमन सरकार ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन सी धातु के सिक्के चलाए। देखो इसी वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, जो एक क्वेश्चन आया था इससे सिक्कों से रिलेटेड, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया था उसमें ही। तो रोमन सरकार जो थी, रोमन साम्राज्य की जो सरकार थी, उसने क्या किया था? सरकार ने चांदी के जो सिक्के, मतलब सरकार के पास जो है चांदी आ नहीं पा रही थी, चांदी बनना बंद हो गई थी स्पेन में, तो सरकार के पास चांदी नहीं आ रही थी। तो चांदी के सिक्कों के स्थान पर, चांदी के सिक्कों की जगह पर उन्होंने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तांबे के, कौसे के, इस्पात के, या फिर सोने के? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि सोने के सिक्के का चलन स्टार्ट कर देते, यानी कि सोने के सिक्के की शुरुआत कर दी थी जब चांदी के सिक्के नहीं बन रहे थे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना। तो ये शायद ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो ए है हमारा 4वीं शताब्दी में, बी है 5वीं शताब्दी में, सी है 6वीं शताब्दी में, और डी है 7वीं शताब्दी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि 4वीं शताब्दी में क्या हुआ था? ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन गया था। ठीक है, तो फिर ये जो है, ये कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था, उसने ये निर्णय लिया था कि ईसाई धर्म को राजधर्म बनाएंगे। तो ये कब की बात है? ये 4वीं शताब्दी की बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ए है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें रोम तथा ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग क्या कहते थे, वो बताना है कि जो चीन के लोग होते थे वो क्या कहते थे अधिकांश भाग को, जो कि रोम और ईरान के द्वारा आपस में बांटा गया था। तो उसके ऑप्शन है ताचिन कहते थे, हुचिन कहते थे, चीन हु कहते थे, या फिर तामिंग कहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि ताचिन कहते थे चीनी लोग इसके अधिकांश भाग को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, चीनी लोगों का ताचिन से क्या अभिप्राय है? ताचिन का मतलब क्या है? तो हमारे जो यहाँ पर आंसर्स हैं वो है ए लघु चीन, या फिर बी क्या है बृहद चीन, या फिर पश्चिम, सी है पूर्वी चीन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, यानी कि उसको बृहद चीन कहा जाता था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, रोम में सबसे बुरे माने जाने वाले सम्राट का व्यवहार किनके प्रति शत्रुतापूर्ण था? यानी कि अगर कोई रोमन साम्राज्य में किसी सम्राट को, किसी राजा को बुरा माना जाता था, तो वो किस वजह से माना जाता था? किसके राजा जो थे वो किसके प्रति बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार रखेंगे, किसके प्रति बहुत वैसा गंदा व्यवहार रखेंगे, तो राजा को बुरा माना जाएगा। तो इसके ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, जनसाधारण, सी है सेना, और डी है सैनिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि सैनिक के प्रति अगर राजा अपना बुरा व्यवहार रखते हैं, सैनिक से क्रूरतापूर्ण अपना भाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा सैनिक से नेगेटिव वे में बात करते हैं, तो उनसे क्या होता है, सैनिक से अगर वो अच्छी तरह से पेश नहीं आते राजा, तो उनको जो है राजा को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था रोमन साम्राज्य में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें है रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो निम्नलिखित में से किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो वो आपको उन देवी देवताओं के नाम बताने कि कौन से देवी देवता थे जिनकी वो पूजा करते थे रोमन साम्राज्य के लोग। तो ए ऑप्शन में है जुपिटर थे वो देवी देवता जो थे, जो भी हैं, बी थे जूनो थे, या फिर सी है मिनवी, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जुपिटर, जूनो और मिनवी, ये तीनों ही देवी देवता की रोमन साम्राज्य के लोग पूजा करते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें है निम्न में से रोमन साम्राज्य के लोगों का पूज्य देवी देवता कौन नहीं था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 वो क्वेश्चन नंबर 24 से कोरिलेट करता है। मतलब कि इसमें हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये बताना है कि जो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। अब इन ऑप्शन में से कौन से जो देवी देवता हैं जिनकी रोमन साम्राज्य के लोग पूजा नहीं करते थे। तो ए है इन्नाना, बी है मार्स, सी है मिनवो, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि जो इन्नाना देवी थी जो कि युद्ध और प्रेम की देवी थी। तो इन्नाना जो थी वो मेसोपोटामिया के लोगों की देवी थी। ठीक है, जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनकी देवी हुआ करती थी इन्नाना, और जो रोमन साम्राज्य के हैं वो मार्स और मिनवो हैं, और ऊपर वाले भी हैं। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि इन्नाना जो थी वो मेसोपोटामिया की थी, रोमन साम्राज्य की नहीं थी।
जो नहीं था वही हमें चूज़ करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, इन्नना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। तो यहाँ पर जो हमारी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे 8 मार्क्स वाले हैं और टोटल 4 क्वेश्चन आंसर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक विशेषताएं हैं उसको हमें बताना है कि क्या क्या हमारी जो रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं हैं उसके बारे में हमें बताना है और उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पॉइंट दे रखे हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इसको ज़्यादा लंबा करके लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये तो ज़्यादा मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे क्योंकि 10 पॉइंट हैं ये। तो फर्स्ट है हमारा एकल परिवार का स्वरूप था, क्योंकि क्या था, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का चलन था। मतलब कि जो एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी, उसको बहुत ज़्यादा आदर्श माना जाता था रोमन साम्राज्य में। तो पहले तो यही विशेषता हो गई। सेकंड है परिवार में दास शामिल, यानी कि जो फैमिली हुआ करती थी, परिवार था, उसके जो दास थे, परिवार में जो भी नौकर था, जो भी गुलाम काम करते थे परिवार में, तो उस परिवार के जो सदस्य थे वो गुलामों को, दासों को अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझते थे। ठीक है, मतलब फैमिली मेंबर जैसा उनको रखा जाता था। महिलाओं को स्वामित्व था, मतलब कि महिलाओं के पास अपना हक था, उनके पास अधिकार हुआ करते थे। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी। तलाक देना बहुत ज़्यादा आसान हुआ करता था, यानी कि अगर कोई चाहता है कि तलाक देना तो वो आसानी से दे दिया करता था। विवाह परिवार द्वारा ही होता था, यानी कि अगर किसी की शादी होती है तो वो परिवार के द्वारा ही तय होती थी। और विवाह की आयु जो थी वो निश्चित थी, यानी कि ये था कि लड़कियाँ जो है वो इस एज में वो शादी करेंगी। 16 लड़कियों की थी 16 से 23 साल की उम्र में शादी की जो आयु थी वो निश्चित थी। और जो आदमियों की थी, यानी कि लड़कों की जो थी वो थी 28 से, यानी कि 28 से 32 की एज में। ठीक है, तो ये थी एज की आयु निश्चित थी। और क्या था, यहाँ पर काम चलाऊ जो थी साक्षरता थी। साक्षरता मतलब पढ़ी लिखी जो जनसंख्या थी वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो अपना काम चलाऊ काम कर सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बस इतने थे कि वो अपना काम चलाऊ काम जो चलाऊ है, मतलब अपना काम कर सकते हैं। जैसे साइन वाइन कर लिया थोड़ा तो हम कह सकते हैं कि काम चलाऊ साक्षरता उपलब्ध थी। सांस्कृतिक विविधता विद्यमान थी, यानी कि कल्चर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ वाला था। और अनेक भाषाएँ थी। क्या था, अनेक भाषाओं का प्रयोग होता था मेसोपोटामिया में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भाषा थी, यानी कि मुख्य भाषा जो थी वो लातिनी और यूनानी थी। और शहरी जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी कि शहरी जीवन का बहुत ज़्यादा विकास हो गया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा रोमन साम्राज्य को विश्व की क्या देन है उसकी विवेचना करनी है, यानी कि उसके बारे में हमें बताना है कि रोमन साम्राज्य को क्या है विश्व की देन। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, यानी कि 12 पॉइंट दे रखे हैं, उसको हमें लिखना है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से विश्व को देन है रोमन साम्राज्य की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा साम्राज्य स्थापना, यानी कि साम्राज्य की जो स्थापना है वही सबसे पहले तो विश्व की देन है, यानी कि विश्व को रोमन साम्राज्य ने क्या दिया, अपना साम्राज्य ही तो स्थापित किया है। अब सेकंड है राज्य प्रबंध की शिक्षा, यानी कि राज्य में जो मैनेजमेंट है उसकी स्टेट की जो मैनेजमेंट वाली एजुकेशन है वो दिया, यानी कि जो राज्य का प्रबंध है उसकी शिक्षा दिया। सैनिक संगठन है, सैनिक संगठन लागू किया है। रोमन कानून, यानी कि रोमन कानून उसके बाद ही तो रोमन साम्राज्य के बाद ही स्टार्ट हुआ। रोमन साम्राज्य में जो भी कानून होगा तो उसकी देन भी है। और इस्लाम का जो धर्म है उसका प्रचार भी रोमन साम्राज्य की देन है विश्व को, यानी कि इस्लाम का धर्म भी आया था। और धार्मिक सहनशीलता और सड़कें और पुल व भवन निर्माण, कला व वास्तुकला, साहित्य व दर्शन, भाषा भी देन है, शहरी जीवन भी देन है और व्यापार भी विश्व को देन है रोमन साम्राज्य की। तो ये सब पॉइंट्स आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने हैं, जो कि विश्व को देन है रोमन साम्राज्य की। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारा जो रोम की सेना थी वो रोमन साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। अब इस कथन को, ये जो कथन है, ये जो सेंटेंस है, इसका औचित्य निर्धारित करते हुए हमें इस कथन की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो सैनिक प्रबंध की विशेषताएं हैं उसके 8 पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि जो सैनिकों का मैनेजमेंट होता था उसकी किस तरह से होता था उसकी कुछ विशेषताएँ हैं वो दे रखी हैं यहाँ पर, उसको पढ़ते हैं। जो रोम की सेना थी, रोमन साम्राज्य की जो सेना थी वो राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी, एक व्यावसायिक सेना थी वो। तो सेना कौन सी थी, एक व्यावसायिक सेना थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से सुनने हैं। व्यावसायिक सेना थी, सेवा करने की जो अवधि थी वो निश्चित थी, मतलब ये था कि इतने टाइम तक उनको सेना करनी पड़ेगी। रोमन साम्राज्य की जो भी सेना थी उनको ये कहा जाता था कि उनका जो टाइम था
वो एक निश्चित समय था कि इतने समय तक उन लोगों को सेवा करनी पड़ती थी। सबसे बड़ा एकल निकाय यानी कि सबसे बड़ा जो था वो एकल निकाय था। सेनेट में सेना का डर था, यानी कि जो सेनेट हुआ करते थे उनमें क्या होता था, सेना का डर हुआ करता था। ठीक है, सेनेट जो थे वो उनमें वो मतलब हम कह सकते हैं कि सेना से डरते थे थोड़ा, क्योंकि सेनेट जो थे वो अभिजात वर्ग में आते थे और सेना भी ऐसी आती थी उच्च कैटेगरी में, उच्च वर्ग में। ठीक है, तो फिर सेनेट में सेना का डर हुआ करता था। मतभेद होता था उन दोनों के बीच में, किसी के बीच में भी मतभेद हो गया तो फिर गृह युद्ध भी स्टार्ट हो जाते थे और आंदोलन व विद्रोह भी होने लगते थे सेना में। फिर क्या होता था, शासन, और लास्ट पॉइंट में शासन अथवा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की भी शक्ति हुआ करती थी। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें है रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी का संकट, उसकी व्याख्या करनी है। यानी कि जो रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट आया था उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्या था रोमन साम्राज्य में जो तीसरे शताब्दी का संकट आया था उसके बारे में अपने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा, तो इसमें फिर से मैं कर देती हूँ। प्रथम और द्वितीय शताब्दियाँ, यानी कि जो पहली और दूसरी शताब्दियाँ गुजरी थी वो बहुत ज़्यादा शांति से, समृद्धि से और आर्थिक विस्तार का प्रतीक रही थी। यानी कि बहुत ज़्यादा पहली और दूसरी शताब्दी में बहुत ज़्यादा शांति से गुजर गई थी वो, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई थी और बिल्कुल शांति में वो गुजर गई थी पहली और दूसरी शताब्दी। लेकिन तीसरी शताब्दी में क्या हुआ था, तीसरी शताब्दी में बिल्कुल तनाव आ गया था। तीसरी शताब्दी जो है वो बिल्कुल तनाव से उभर रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा संकट और परेशानियां आ गई थी। जब ईरान के ससानी वंश, एक ईरान का वंश था जिसका वंश का नाम था ससानी वंश, तो उसने क्या करा, ससानी वंश ने बार बार आक्रमण किए। किस पे, रोमन साम्राज्य पे ईरान के ससानी वंश ने बार बार आक्रमण किए, हमले किए। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तीसरी शताब्दी में तनाव उभर गया। और इसी बीच क्या हुआ, जर्मन मूल के जो जनजातियाँ थी, यानी कि फ्रैंक, यानी कि फ्रैंक, एल्मनाई और ग्रोथ, इन तीनों ने क्या किया, रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया इन तीनों ने। यानी कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा तनाव उभर रहा है और जो ससानी वंश है वो बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा है, एक तरफ ये प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो जर्मन की जनजातियाँ फ्रैंक, एल्मनाई और ग्रोथ, इन तीनों ने क्या किया, रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और जिससे क्या हुआ, साम्राज्य में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ गई। यानी कि साम्राज्य में बहुत ज़्यादा बिखराव हो गया और साम्राज्य जो है टूट गया। तो उससे बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ा तीसरी शताब्दी में। और क्या हुआ था इसमें, 47 ईयर्स में 25 राजा थे। यानी कि हम कह सकते हैं 47 ईयर्स में पहली बार हुआ था कि जो 25 राजा हैं, 25 सम्राट हैं, वो गद्दीहीन हो गए थे। वो मतलब ऐसा हो रहा था कि राजा बार बार हटे जा रहे हैं, अब दूसरा राजा आ गया। नहीं तो जो एक ही राजा था वो सालों साल, पता नहीं कितने साल तक रहता था। बट अब क्या हो गया था, 47 ईयर्स के अंदर 25 जो राजा थे, 25 जो सम्राट थे वो गद्दीहीन हो चुके थे। और इसे ही कहा जाता है तीसरी शताब्दी का संकट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी और क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ा था रोमन साम्राज्य को। तो यही थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आई हो। 25 जो MCQ थे वो भी आपको अच्छे से समझ आए हो एंड क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा ही बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करके अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स for watching.